हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मनुआ स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक में यूरोप के साथ में क्या क्या हुआ, वह एक राजकुमार महाराज कैसे बने बताया गया है। 10 साल पहले मेरे पिता को राजद्रोही के झूठे आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। उनकी मौत के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा अकेला कमजोर हो गया हूँ। पहले कभी इतना दुख कमजोरी महसूस नहीं हुई थी। मैं जो चित्रकारी कविता लिखता था उनका कोई मतलब नहीं रहा। अब ये हुनर मेरी गरीबी और खालीपन को पूरा नहीं कर सकता है और मेरी माँ को होश में लाना जो शौक के मारे पागल हो गई है। वो सारी यादें महाराज, मैं कुछ भी करूँगा। कभी आप मुझे मरने को कहेंगे तो भी मैं ऐसा ही करूँगा और आप मुझे किसी को मारने को कहेंगे तो भी मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। चाहे उम्मीद कम है फिर भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। जो महाराज थे वह एक अलग थलग जगह पर पला बड़ा था। सब लोग उससे नफरत करते थे। उसके साथ सिर्फ उसकी माँ ही थी और बाद में वह भी नहीं रही। उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। भुला दिया गया कि वह एक छठा राजकुमार है। ये रख अपना सर झुकाते हुए कहता है, छठे राजकुमार सिन मुरियोन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने हाथों से राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शायद सिर्फ नाम के लिए ही, लेकिन छठे राजकुमार के पास राजा को राजगद्दी से हटाने का एक रास्ता था। वह सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। हीरोक कहता है, प्लीज मेरी मदद करें। राजकुमार हीरोक के रोते हुए चेहरे को पकड़ता है और कहता है, अब फैसला लेने का समय नहीं बचा है। हीरोक और महाराज उस जगह जाते हैं जहाँ आग लगी हुई थी। महाराज पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ था? हीरोक कहता है, वे लोग बहुत अच्छे थे जो कम पैसों में यहाँ लोगों को खाना खिलाते थे। उनकी क्या गलती थी? किसने उनके साथ यह किया? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। राजकुमार कहते हैं, जब तुमने उनकी सहायता की लेकिन अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग दी थी। वह पेंटिंग बहुत महंगी थी और इस छोटी सी जगह पर उस पेंटिंग को देखकर लोग अपना होश खो बैठे। शायद किसी व्यक्ति को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और यह राजा के नए टैक्स को नहीं भरते थे तो इसे जला दिया गया। जब कोई राजा की बात नहीं मानते तो उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। यह उन बड़े लोगों का काम है जो इसे यहाँ से हटाना चाहते थे। ये रोक रोने लगता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उन्हें सहायता के लिए पेंटिंग नहीं देता तो ऐसा नहीं होता। ये रख उन बड़े लोगों से बदला लेने की ठान लेता है। ये रख को वो मरे लोग दिखने लगते हैं। तुमने हमारे घर में आधी रात को आग क्यों लगाई? तुमने हमारे परिवार को क्यों मारा? आपने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों मारा? ये रोक उस सपने से जाग जाता है। आह, वह बैठ जाता है। उसके पास खड़ा व्यक्ति उसे देखता है। रख मन ही मन बुदबुदाने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो कांपने लगता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये रोक की नजर उस व्यक्ति पर जाती है जो कुछ लिख रहा था। ये रख उसे कहता है, क्या मुझे कागज और स्याही मिल सकती है प्लीज? वह पेंटिंग बनाना चाहता था। उसे पुरानी बातें याद आती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बना नहीं पाता और रोने लगता है। ये रख दवाई लेके फिर से सो जाता है। शाम के समय राजा उसे देखने के लिए आए। वह येरक को सोते हुए देख रहा होता है। वो पहले उसके बाल छूता है, फिर उसके चेहरे को टच करने लगता है। येरक की नींद खुल जाती है। रक उठकर बैठ गया। आप महाराज? महाराज कहते हैं, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? कहीं दर्द तो नहीं? और क्या आप अपनी दवाई ठीक से ले रहे हैं? वह उसके हाथों को छूते हुए कहता है, हम ऐसा लगता है कि आपके हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। वह उसके हाथों को छूते हुए कहता है, हम ऐसा लगता है कि आपके हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। चाहे ऐसा होना ही चाहिए। आखिर दिन भर आपके पास में करने के लिए और कुछ होता भी तो नहीं। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे नाखूनों को काटना चाहिए। वह बड़े हो गए हैं। वह येरक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, उन्हें ऐसे ही छोड़ दे तो कहीं पर भी लग सकते हैं।
दर्द पैदा करेंगे। यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन महाराज इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से से उसकी ओर देखता है और येरक को थप्पड़ मार देता है। मेरे बिना तुम क्या कर सकते हो? मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ नखरे दिखा रहे हो। अपनी हद में रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी हुक्म देने की हालत में हो? मैंने तुम्हें यह अधिकार कब दे दिया था? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ रात मेरे साथ सोने पर आप मेरी पत्नी बन जाओगे? येरक, मुझे माफ करें महाराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शरीर से जो बच्चा पैदा भी नहीं कर सकता? वह येरक के उंगलियों में अपनी उंगलियां डालते हुए कहता है, तुमने अपने हाथों से महारानी को मारा था, तो अगर आपने उनकी जगह लेने का फैसला किया है तो फिर तुम्हें मेरी खुशियों के लिए एक पत्नी की तरह अपने काम को ठीक से करना चाहिए। वह येरक के नाखून काटते हुए पूछता है, येरक, आज तुमने क्या किया? येरक कहता है, मैं उठा, नहाया, पतला दलिया खाया और फिर से कुछ देर के लिए सो गया और शाही डॉक्टर मुझे देखने के लिए आए थे। वह कहता है, उसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ? येरक, नहीं, रुको, हाँ, मैंने उनसे कुछ पूछा था। येरक सोचने लगता है, वह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? उसका हाव भाव। महाराज कहते हैं, अब इस हाथ को भी इसे ट्रिम करते हैं। येरक कांपते हुए, महाराज मुझे माफ करे, मैं उससे दोबारा बात नहीं करूँगा, मैं गलत था, माफी मांगने की कोई बात नहीं। क्या तुमने फिर से उसी का सपना देखा था? क्या तुमने उसे कोई पत्र लिखा था? वह महाराज की ओर मुड़कर कहता है, महाराज नहीं, ऐसा नहीं था। क्या तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाए हुए इतना लंबा टाइम हो गया कि तुम अभी से किसी दूसरे आदमी की तलाश करने लगे हो? क्या आपको लगता है कि वह मुझसे भी अच्छा और अलग महसूस कराएगा? येरक रोते और कांपते हुए, मैं बस पेंट करना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं कागज का टुकड़ा मांग सकता हूँ। उसके आंसू ड्रिप ड्रिप करते हुए महाराज के हाथों पर गिरने लगे। ज्यादा कुछ नहीं। महाराज येरक को अचानक से गले लगा लेते हैं। कहते हैं, क्या आप शाही और ब्रश से अपना टाइम पास करना चाहते थे? येरक कहता है, जी बस इतना ही था, और रोने लगता है। तो फिर शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं कहा? इतनी मामूली सी बात के लिए झूठ क्यों बोला? वह येरक को थपथपाने लगता है। क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें वह भी देने से इनकार कर दूंगा? वह येरक के कंधे पर अपना चेहरा रगड़ते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो। येरक और उसके हाथ को चूमता है, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो मैं उसकी इजाज़त दे दूंगा। राज अपने शरीर से कपड़ा हटाते हैं। लो, शुरू करो, जी भर के चित्र बनाओ। येरक, नहीं, प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपके शरीर पर नहीं। महाराज, मैं कैसे कर सकता हूँ? मना मत करो येरक, मैंने कहा चित्र बनाओ। वो उसके हाथों में ब्रश थमा देता है। ये आपकी बनाई हुई तस्वीर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तुमने आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाया, और यही तुम्हारा इरादा था। क्या आपको मुझसे ही अपनी इच्छाओं को पूरा कराना चाहते थे? येरक कांपते हुए, वो मेरा मतलब वो नहीं। महाराज उसका सर पकड़कर बिस्तर पर दबा देते हैं। अगर आप सचमुच नहीं बना सकते तो वही करें जिसमें आप अच्छे हैं, क्योंकि तुम बाकी सब कामों में बिल्कुल बेकार हो। तो बेहतर होगा कि तुम अपने एकमात्र गोल को पूरा कर लो। और वह येरक के साथ वो सब करने लगता है। येरक कहता है, प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, यह बहुत ज़्यादा है। आप कितना नाटक करते हैं। महाराज प्लीज, मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। महाराज कहते हैं, हम कम से कम अगर मुझे गंदा होना ही है तो मैं चाहूँगा कि यह केवल तुम्हारे साथ ही हो। येरक आवाज़ें निकालने लगता है। वफादारी, क्या आप इसी पर टिके हुए हैं? जियोंग, ऐसे गंदे हाथों से इतनी मीठी बातें मत करो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने वो रेखा पार कर दी जिसे
मिटाया नहीं जा सकता। और अब तुम वफादारी की बातें कर रहे हो, मानो उससे खून के धब्बे धुल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे बोलने पर आपकी मौत जल्दी हो जाएगी? ठीक है, अगर तुम इतने वफादार हो तो इसे मेरी बॉडी को बताओ। और आप इतने मेरे लिए बलिदानी हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। आगे की स्टोरी के लिए बने रहे। क्या महाराज पहले से ही यूरोक से प्यार करते थे? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।